नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज का मुद्दा काफी गंभीर है। जिस मुद्दे को लेकर हम आज आप सबके बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में मंगलवार को एक बहुत ही अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई से पहले इस विवाद में एक नया मोड़ देखने को मिला है, जब याचिकाकर्ता 6 मुस्लिम छात्राओं ने एक नई याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए वहां की छात्राओं को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। हिजाब के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसकी संपूर्ण व्याख्या करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं सर A.K. तिवारी जी का। सीनियर एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं। और राजकमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तो तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हिजाब वाला पूरा विवाद हुआ कर्नाटक में, उसके पहले यूनिफॉर्म लॉ की शुरुआत की गई थी। तो हिजाब का मामला, जैसे कि उनके जो वकील दावा कर रहे हैं कि इसको चुनावी स्टंट बनाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है सुप्रीम कोर्ट के लॉ और ऑर्डर को देखते हुए? देखिए प्रशांत जी, ऐसा है कि कुछ तो सच्चाई है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 370 के बाद 2019 में जो 370 के अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बीजेपी की एक बहुत ही इन मैनिफेस्टो का विषय है इनका, और मुझे लगता है कि ये बहुत मुख्य मैनिफेस्टो का प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, इनका सबसे चहेता सब्जेक्ट जो रहा है 370 रहा और यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है। रही बात जहां तक कि चुनावी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, हो सकता है कि इसकी शुरुआत कर्नाटका से हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है इस वक्त और इस समय इसको किया जाना है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी तरफ से शुरुआत की गई, शुरुआत चाहे कोई किसी की तरफ से की, लेकिन इसको लेकर के कोई खास तौर पे सरकार जो है, मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, और इसको 80 बनाम 20 का एक रूप दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद पास भी बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि स्कोप है नहीं इस तरफ आगे बढ़ने के सिवा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े। वजह क्या है कि देखिए, अभी सवाल मुद्दा सिर्फ हिजाब का नहीं है। तो आपने देखा होगा कि भी कामत जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से वकील जो पेश हुए, उन्होंने बहस करने के दौरान साउथ अफ्रीका से लेकर के और आपको हिंदू महिलाएं जो दुपट्टा लेती हैं उस विषय को भी छेड़ा गया। तो बातें तो दोनों तरफ से होंगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस गेम को अपने तरफ कुछ डिसीजन देकर के इसको खेलता है, या सरकार के पल्ले में इस बॉल को डाल दिया जाता है, जब तक कि सरकार इस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ मूर्त रूप नहीं बनाती है, कुछ कानून नहीं लाती। बाकी तो संदीप जी मेरे बड़े भाई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के मेरे सीनियर अधिवक्ता भी हैं, ज्यादा प्रकाश डालेंगे। और मैं समझता हूं कि बीजेपी या जो मौजूदा सरकार है इस बारे में क्या सोचती है, ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, अगर जैसे कि अभी A.K. तिवारी जी ने बताया कि कुछ तो मुद्दा है, मतलब बोला जा रहा है, स्टंट ये दिया गया है। संदीप, बीजेपी की आप लीडर हैं, चुनाव है उत्तर प्रदेश में, बड़ा चुनाव, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश का है। तो ये बीजेपी ने इसको चुनावी स्टंट देने की कोशिश की। ट्रेंडिंग में जो रहा वो देखा गया है, गूगल सर्च में, यूट्यूब में हिजाब बहुत ज्यादा सर्च है। बीजेपी को फायदा दिख रहा है क्या इस हिजाब मुद्दे से आपको सर? देखिए मित्र, मैं दो बातें कहूंगा। पहला ये कि ये विषय जो है मुस्लिम महिलाओं द्वारा या मुस्लिम बच्चियों द्वारा ये उठाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का किसी मुस्लिम जो बेटियां हैं उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। लेकिन उन्होंने जो इशू उठाया उसके पीछे राजनीतिक लाभ और हानि, ये तो जनता को तय करना है कि कौन सी राजनीतिक लाभ और कौन सी हानि के लिए इस तरह के विषय के लोगों द्वारा उठाए गए हैं, और इस समय क्यों प्रोपेगेंडा की जा रही है। क्योंकि एक संप्रदाय विशेष का वोट पाने के लिए कुछ लोग उसका पक्ष ले रहे हैं,
की जी बातें जी, आपकी कह रहे हैं कि आप कैटवॉक करके स्कूल में आ रही है, कह रहे हैं जींस पहन के आ रही है। आपका तो मैं वीडियो एक भारत सही का आ जो रहा है सर, संविधान आवाज है, थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रही है हमें। आवाज आ रही है? आपकी आवाज, वीडियो सही आ रहा है आपका, आवाज डिफर कर रही है सर थोड़ा, आपकी आवाज ना कटे यहाँ पे, थोड़ा सा पास ले लेना, इंटरनेट का आवाज थोड़ा कनेक्शन देख लीजिए। आवाज आपकी आ रही है बट साउंड थोड़ी नहीं आ सी कट रही रही है बीच में सर। है, आपकी आवाज ही कट के आ रही है, आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ। देखिए जो ये विषय है, इस विषय को समझने की जरूरत है। ये भारत का संविधान जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, मेरे हाथ में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, ये साफ साफ कहता है कि जो है, हम आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद विभेद नहीं होगा, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरा आर्टिकल 14 कहता है, जो संविधान हमें अधिकार देता है, साफ साफ अधिकार देता है, और आर्टिकल 14 इस बात के लिए हमें कहता है कि हमें किसी भी विधान को, जो शैक्षिक विधान है, समता का अधिकार, समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए, और समता मूलक समाज ही बेहतर समाज हो सकता है। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है हमारे हाथों में, और जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, वो कभी नकारात्मक नहीं हो सकते, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस देश में जो गीता है या कुरान है, वो तो हर धर्म के मानने वाले लोगों का है, लेकिन पूरे भारतीयों का कोई गीता और कुरान की तरह कोई मूल अधिकार है, और जिसका उल्लंघन कोई भारतीय नहीं कर सकता, और सबको मूल अधिकार जो है वो नियमावली के हिसाब से राज्य, भाषा या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है वो संरक्षित करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द ऑफ इंडिया। तो हमें जरूरत ये देखना है कि हमारी जो बेटियां हैं, वो चाहे किसी भी समाज की हो, मुस्लिम समाज से जो आती हैं, तो इस तरह की जो बातें कह रही हैं, बातें रख रही हैं, ये कोई ना कोई इसके पीछे कोई कारक तो है। वो कौन लोग हैं वो निकल के सामने आए हैं, उनमें से कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति और इस तरह की सामाजिक ताना बाना को खराब करने के लिए कोई भी चुनी हुई सरकार किसी को भी ऐसा करने देगी। और रही बात न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका आसपास न्यायपालिका जो फैसला देगी वो सबको मान्य होगा, लेकिन ऐसे में स्कूल को हम वर्गीकृत नहीं कर सकते कि स्कूल में बच्चे जाएं और 10 टेबल हो, 2 कहें मुसलमान भाइयों का है, 1 टेबल ईसाई भाई का है, 2 हिंदू भाई का है, वो एक पढ़े वाले का है, एक अनपढ़ का है, एक अगड़ा का है, एक पिछड़ा का है। तो जो इक्वलिटी की बात हम करते हैं, समानता की बात करते हैं, वो समानता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, वो समानता का अधिकार खत्म हो जाएगा, इक्वलिटी, राइट इक्वलिटी खत्म हो जाएगी। हम सबको अलग अलग सर विभेद करके देख पाएंगे, जबकि संविधान कहता है भारत में जन्मे लोगों को जिस जिस विवेक संविधान की से आप बात, सर जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता जो कामत जी हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट तर्क दिए हैं कि हमारा संविधान सकारात्मकता धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है, ना कि तुर्की की तरह जो नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का पालन करता हो। अब अगर वो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो किसी संवैधानिक पद पे है या नहीं है, अगर वो छात्र छात्राएं हैं, अगर वो अपने धर्म का पालन करने से डर रहे हैं, तो हमारे संविधान को चाहिए, हमारे नेताओं को चाहिए कि इस चीज को एक त्योहार की तरह मनाएं और उनका प्रोत्साहन करें। वो सीधा सीधा उनका मानना ये था कि इस चीज का प्रोत्साहन करना चाहिए अगर वो डर रहे हैं तो। डर किस बात का है सर? बीजेपी डरा रही है, सरकारें डरा रही है, कौन डरा रहा है उनको? हिजाब पहनने से डर किस बात का लग रहा है सर? देखिए, जिसको जिसको फायदा हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है किसको? हमारी बहन है प्रियंका गांधी जी, वो राजनीति करने आई हैं, कांग्रेस के पास आज मुस्लिम वर्ग नहीं है, मुसलमान वर्ग नहीं, पहले बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, पहले व्यक्तियों के हित की बात करती है, नारियों के हित की बात करती है, हमारी बेटियां उसकी बात करती है, फिर बेटियों को उकसाने का काम करती है कांग्रेस। तो हमें लगता है कि समझना है, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचना और करना चाहिए, वो चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों जो भारत में रहते हैं। दूसरी बात, आरोप लगाना राजनीति का एक हिस्सा है, हम किसी को भी आरोपित कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लोग नफा नुकसान सबका सोचते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो जो भी
बहनें बेटियां हैं, वो झांसी की रानी बने, लक्ष्मीबाई बने, किरण बेदी बने, पढ़े लिखे अच्छा अच्छा कर रहे हैं, वो इन सब राजनीतिक जो विभेद है या और किसी प्रायोजित कोई कार्य है उसके शिकार न बने, क्योंकि शिकार बने उनका तो नुकसान हो या ना हो, समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है और ये नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई, क्योंकि एक बार दरार पड़ गया तो फिर वो दरार भरेगा नहीं। कहा कि प्रेम का वो धागा बड़े, हमें वो कविता एक बहुत अच्छा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। ये गांठ नहीं पड़नी चाहिए, सामाजिक ताना बाना बनी रहना चाहिए और ये हम सब भारत की विशेषता, इस विशेषता को कायम रखना ही हम सब भारतीयों का नैतिक धर्म है। और जो लोग भी इस धर्म का पालन कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, वो राष्ट्र धर्म को नहीं मानते और वो समाज विरोधी लोग हैं। उनके साथ हमें वैसे व्यवहार करना चाहिए जैसे हमें विदेशी ताकतों के साथ एक भारत करता है, क्योंकि तो ये लोग भारत को तोड़ने वाले लोग, भारत को सकारात्मक पहलू के साथ नहीं जोड़ने वाले लोग, उनके साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राजकमल जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। राजकमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। सर, आपसे पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा सर, जैसे कि सर ने बताया कि संविधान के दायरे में हुए ही सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट करती है। देवदत्त कामत जी जो डिफेंडर हैं, उन्होंने कहा है कि इस्लाम में जरूरी प्रथा है, धार्मिक प्रथा है और सभी मुस्लिम लड़कियों को इसका की अनिवार्यता है। तो अगर हिजाब भारत सरकार और भारत का संविधान स्वीकार है और उनकी धार्मिक परंपरा है, तो राज्य सरकारें क्यों रोक रही हैं उनके जाने से? सबसे पहले नमस्कार सभी लोगों को। संदीप भाई ने बहुत अच्छा बताया। कानूनन जो तर्क है उससे तो बातचीत चढ़ ही रही है, आज भी हुई है, कल भी बहस होगी। जहाँ तक इसको धर्म से जोड़ने की बात है, तो जो लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं उनको ये चीज समझना चाहिए कि बुर्का हो, अबाया हो, नकाब हो, ये सब जो है कुरान में है नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुरान में हिजाब शब्द को कपड़ों के बराबर नहीं माना गया है, उसको कपड़े के रूप में नहीं बताया गया है। कपड़ा एक रूपक आयाम जो महिलाओं के कपड़ों से संबंधित है ही नहीं, तो फिर ये धर्म से जोड़ने की बात कहाँ से आ रही है। और दूसरी बात, भारत में इस्लाम आया, केरल से उसकी शुरुआत हुई। इस्लाम के हिस्ट्री को देखें तो ये अरब देशों से आया, और जो इस्लामिक देश है अरबों से अरब में, वहाँ के शिक्षण संस्थानों ने सरकारी भवनों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोसोवो में 2009 से लग गया, अजरबैजान में 2010 से लग गया, ट्यूनीशिया में 1981 से 2011 में आंतरिक रूप से उठाया गया था, बाद में लग गया। तुर्की में भी धीरे धीरे उठा दिया गया, सीरिया जैसे देश में 2010 में उठा दिया गया, मिस्र में 2015 में खत्म कर दिया गया हिजाब को। इसको छोड़ दिया जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को, ब्रूनी, मालदीव और सोमालिया में हिजाब तो जरूरी है ही नहीं। और अगर जो इस्लाम की बात कर रहे हैं, जो लर्नेड व्यक्ति हैं, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने कहा है, स्पष्ट तौर पे उनका बयान आया कि इस्लाम में औरतों की आवाज पर भी पर्दा है। तो क्या औरतें बोले ही नहीं? फिर अगर जो न बोले जोर से, उनकी आवाज, इस्लाम कहता है कि औरत जो है वो इतनी धीरे से बोले कि कोई दूसरा मर्द सुन न पाए। तो हिजाब के लिए इस लड़की ने आंदोलित होकर के नारा लगाया अल्लाह अकबर का, तो वो इस्लाम कहाँ उसकी इजाजत देता है। तीसरी बात है, सीमांत गांधी कहे जाने वाले अब्दुल गफ्फार खान की पोती यास्मीन निगार खान, जो कोलकाता में रहती है, उन्होंने भी कहा कि स्कूलों में एक यूनिफॉर्म कोड का पालन किया जाना जरूरी है। यदि आप अपने चेहरे को बुर्का या फिर हिजाब से स्कूल परिसर में ढक लेते हैं तो फिर वहां पहचान का एक मुद्दा बन जाएगा। ये यास्मीन निगार खान ने जो कहा है, ये भी मार्के की बात है। ये जो मैं एक चीज टिप्पणी करूंगा, दो लॉयनेट वकील हमारे सामने है, अरुण भाई भी हैं, संदीप सदमी।
अदालत कुछ चीजों को व्यवहारिक न लेकर के अगर जो आप कागज के आधार पर चलेंगे तो कुछ फैसले गलत हो जाएंगे। इस चीज को मानिए। अगर जो कोई कागज कहता है, कल गए जनसंख्या समान आचार संहिता की बात होगी तो मैं पूरा दावा करता हूँ कि ये लोग फिर आ जाएंगे सड़क पे और फिर आंदोलन शुरू हो जाएंगे। हो सकता है हिंसक आंदोलन भी हो जाए। तो क्या ये नहीं माना, इसको जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर लीजिए, वो फिर कानून लेकर के पन्ना कुरान, उनका कानून कुरान है तो वो खड़े हो जाते हैं कुरान को लेकर के, जिसमें कि 72 बच्चे पैदा करने की अनुमति है। 6 शादियां किए, 12 6 72 एक साल में 72 बच्चे पैदा कर दो। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू नहीं होगा क्या? सवाल ये है कि हम संविधान के अनुसार इस देश को चलाना चाहते हैं या संविधान और कुरान को मिक्स कर करके इस देश को चलाना चाहते हैं और फैसला सुनाना। हालांकि नहीं, संविधान और कुरान को राजकमल जी, संविधान और कुरान को मिक्स करने की बात नहीं है। यहाँ पे एक बात जो आपने बोला कि संविधान के दायरे में रहते हुए तो हिजाब धर्म का अगर पार्ट नहीं है, कुरान में नहीं लिखा गया है, तो कल के दिन ये भी बोला जाएगा, क्योंकि एडवोकेट कामत ने ये भी बोला है कि जो लड़कियां दुपट्टा ओढ़ के आती हैं, साड़ी पहन के आती हैं, वो किस प्रकार से आप जायज ठहराते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी और संविधान के तहत, वो किस हक से आप जायज ठहरा रहे हैं उसको? प्रशांत जी, वस्त्र दो तरह के, ये वस्त्र को 2 टाइप में बांट दीजिए आप। एक वस्त्र शरीर को ढकने के लिए और दूसरा वस्त्र पहचान को ढकने के लिए। ठीक है, घूंघट पहचान ढकने के लिए है, हिंदू धर्म में है, उसका विरोध होना चाहिए। इस रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहिए। उसी तरह हिजाब भी चेहरे को ढक के पहचान छुपाने की कोशिश की जा रही है। रामपुर में हुआ है यही 14 फरवरी को, 2 महिलाएं बुर्का पहन के फर्जी वोट डाल रही थी, गिरफ्तार हुई। तो पहचान से संबंधित जो वस्त्र हैं, जो आपकी पहचान को छुपाते हैं, उन वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाइए। क्योंकि भाई देखिए, पहचान, आज आप आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ जाइए आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है, और अब आप कहें क्या कि नहीं हम तो बुर्का उठाएंगे नहीं गैर मर्द के सामने, तो फिर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कैसे हो पाएगा? समय के अनुसार देखिए, धर्म को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, संविधान को भी होना पड़ता है, अब होना भी चाहिए जी। अब कोई उसका गलत फायदा उठा रहा है कि नहीं मैं बुर्का नहीं उठाऊंगी, यही मान लीजिए चैनल पे हम लोग बैठे हैं और हम बुर्का पहन के बैठे रहे, तो हमारे वीडियो का क्या फायदा है भाई? क्या फायदा है उस वीडियो का? अच्छा, तिवारी जी की तरफ मैं रुक करना चाहूंगा सर। फिर से आपसे एक बार जानना चाहूंगा सर, कामत जी ने जो आज बहस की है, बहस के मुद्दे में एक बड़ा अहम आया था सामने कि संविधान में, उन्होंने कहा कि संविधान में हर व्यक्ति को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 25 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, राज्य सरकार को उसमें दखल कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 25 ऐसे क्या आर्टिकल हैं, कौन से अधिकार जो हैं जो मुस्लिमों को हिजाब, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने का समान रूप से अधिकार दे रहे हैं, और राज्य सरकार उनको किस प्रकार से छीन रही है सर? देखिए प्रशांत जी, ऐसा है कि आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, इस संविधान के सामने सभी लोग समान हैं। उसके बाद आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम टू स्पीच है कि हम कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसमें फ्रीडम टू स्पीच बहुत बड़ा वेग है। उसमें पहनावे को भी लोग एक वेग रूप में ले रहे हैं लोग, भाई हम पहन करके हम बताना चाहते हैं कि हम कौन है, जैसा कि राजकमल ने बताया कि आइडेंटिटी भी मतलब बहुत बड़ा है। तीसरा है आर्टिकल 25, जो रिलीजियस कस्टमरी जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें फ्रीडम दी जाती है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताता हूं, भाई कोई भी आदमी अपने रिलीजियस पहनाव ओढ़ाव को या कैसे करेगा उसकी पर्सनल चॉइस है। कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कल क्या करेगा, उस बात को अगर इतर रखें, हम दूसरी तरफ चलें, जैसा राजकमल जी ने बताया, संदीप जी ने बताया, अगर आप जरा सोचिए जाएगा कहां? सुप्रीम, अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी चलूं, मैं ये मान भी लूं कि कल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं जी हिजाब पहन करके तो कोई स्कूल कॉलेज में नहीं आ सकता, मैं भी समानता मानता हूं,
कि स्कूल का एक कोड होता है, हर स्कूल कॉलेजेस का एक कोड होता है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एक हमारा ड्रेस बना हुआ है, जजेस भी ड्रेस पहन करके बैठते हैं, हम वकील भी ड्रेस पहन करके आर्गू करते हैं, इंटरव्यूअल की ड्रेस में होते हैं हम कोर्ट रूम में। लेकिन आप जरा सोचिए ये कहां तक जाएगा अगर कल के डेट में ये सवाल उठने लगे कि जो पंजाबी बच्चे होते हैं, जो कम्युनिटी से जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में जाते हैं, वो अपना पगड़ी पहन करके जाते हैं, जो बाकी और भी कस्टमरी लोग जाते हैं, फिर सिंदूर करके जो औरतें जाती हैं, जो शादीशुदा हैं लड़कियां वो जाती हैं कॉलेज, उन पे कल सवाल उठने लगेगा। फिर ये कहीं कहीं अब कलावे तक बात चली आएगी कि कोई कलावा पहन करके आएगा कि नहीं आएगा, कोई टीका लगा करके नहीं आएगा। मेरा एक मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे मतलब जो कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री जो बनाता है आर्टिकल 14, 19 और 25, ये एक ऐसा ट्रायंगल बनाता है ना जिसको कहते हैं ना कि वो एक कोई समुद्र में ऐसी जगह है जहां से ट्रायंगल बनता है कि जहाजें गायब हो जाती है। तो उस तरह की चीजें हैं कि अभी इतना कॉन्फ्लिक्ट उठा पड़ा है, ये जाएगा कहां तक, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक विषय के बारे में, एक कम्युनिटी के बारे में, एक हिजाब के बारे में बात हो रही है। अब इस विषय में बातें बहुत आगे निकल गई हैं। ओवैसी जैसा आपने सुना होगा, ओवैसी जी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि मैं संसद भवन आ करके दाढ़ी और टोपी में बहस कर सकता हूं, सुप्रीम सॉरी आपको क्या कहते हैं कि संसद भवन में मैं भाषण दे सकता हूं, तो बच्चियां कैसे स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती। तो ये विषय मेरा एक बस, बाकी जो आपके गेस्ट हैं मैं उनसे पूछता हूं, खासकर मैं संदीप जी से, कि ये विषय कहां तक जाएगा। ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, तो ये जानना भी बहुत चीज है कि ये रुकेगी कहां तक करके। सवाल आपसे पूछा गया है संदीप जी कि कहां जाके रुकने वाली है, क्योंकि देखा गया जिस दिन ये घटना हुई है 5 फरवरी को, सबसे पहले तो कर्नाटक की जो सरकार, राज्य सरकार है, उसने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133/2 में लागू कर दी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि सभी को एक यूनिफॉर्म पहन के आना है। उसके बाद भी एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर आती है, फिर कुछ भगवाधारी लड़के आते हैं, उनके पीछे बवाल होता है, कई जगह पथराव होता है। कॉन्फ्लिक्ट, कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट दूर होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको दूर कर पाएगी कि नहीं, और कहां जाके रुकेगा? जैसे तिवारी जी ने सवाल किया कहां जाकर ये मामला रुकने वाला है, संदीप जी क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, ये सब सर्वोच्च न्यायालय में चूंकि मामला है तो अपना व्यक्तिगत टिप्पणी देना ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और इंस्टीट्यूशन कभी नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपस में विभेद हो, जाति धर्म मजहब के बच्चे, अमीर गरीब के बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी प्रथा है ड्रेस कोड का कि पता ही नहीं चलता कौन गरीब का बच्चा है, कौन अमीर का बच्चा हुआ। जब हम मित्रता करते हैं, साथ रहते हैं, साथ पढ़ते हैं, तो ये फीलिंग नहीं होती कि अमीर गरीब कौन है। तो जब इक्वलिटी की हम बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हम बात करते हैं कानून सम्मत अधिकार की, तो उसमें सीमित ये समझने की जरूरत है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, देश के अंदर धर्म, काफी धर्म है, सबको अपनी रक्षा अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। लेकिन कहा था जब तक दूसरे को उससे दिक्कत न हो, दूसरे को अगर परेशानी हो रही है आपके धर्म से, तो आपको स्वयं मूल्यांकन अपना करना पड़ेगा। दूसरे को अगर परेशानी हो रही है आपके चलने से, आपके छूने से, आपके सोचने से, तो अपना स्वयं मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो हम लोग को अपना स्वयं मूल्यांकन करना पड़ेगा, और जो समाज इस तरह की सोच रहा है या सोचता है कि वो उसका जीत और हार के दृष्टिकोण से सोच रहा है, तो उस समाज को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे कार्य से जीत हार नहीं होता है, क्योंकि बंटवारा होगा, आपस में मन में कोई द्वंद आएगा। तो अभी मानिए कि नागा साधु जी लोग आज कहें कि मुझे अपनी ड्रेस कोड में स्कूल में एडमिशन लेना, उनके बड़े छोटे छोटे नागा हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट जो है अगर ऐसा रूल सुप्रीम कोर्ट लेके आती है, देती है कि भाई उनको परमिशन दे दिया जाए, और कल को नागा साधु कहेंगे हम अपने बच्चों को पढ़ाना है और उसमें भेजा जाए, तो क्या वो लीगली सही है या गलत है? तो कोई भी लॉ आने से पहले उस लॉ की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। लॉ सब पे इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, कानून का सब पालन करते हैं, तो कानून का पालन सब लोग करेंगे तो ऐसी स्थिति
नहीं आएगी। हम पहले की बात की हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले भी पढ़ने जा रहे थे 5-6 साल से भी, वो बच्चे आज अचानक से नहीं कर रहे, वो वहां से बचपन से पढ़ रहे हैं। आज उनके मन में ये भाव क्यों आई है, कैसे क्यों दुर्भावना आई है, ये वो आप पाएंगे बेहतर तरीके से। बाकी जो कानून फैसला करेगा सबको मान्य होगा, क्योंकि संदीप जी, आपने जो नागा साधुओं की सर्वोच्च बात न्यायालय आपने जो नागा साधुओं की बात की, मौलवी की बात की, उसके अलावा ऐसा था जो आपने बोला कि किसी के धर्म से अगर किसी को पीड़ा हो रही है, किसी को दिक्कत हो रही है, तो मूल्यांकन करने की जरूरत है। एक लड़की हिजाब पहनकर आती है, उसके पीछे सैकड़ों भगवाधारी लोग घूमने लगते हैं, वो कहाँ की न्याय? अगर आपको दिक्कत थी तो आप आंख बंद कर लेते सर। बीजेपी के ही तो छात्र होंगे ना, बीजेपी बजरंग दल के कुछ लोग होंगे, बीजेपी के सपोर्टर होंगे, हिंदू राष्ट्रवादी होंगे, तो आप आंख बंद करने की उनको सलाह नहीं देंगे, आप ये सलाह देंगे कि नहीं आप उस लड़की के पीछे भागो। देखिए खुले मूवी आई थी, उसमें डायलॉग था लोहा लोहे को काटता है ना, उसमें डायलॉग था लोहा लोहे को काटता है। एक है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मैं इन सब चीजों को सही मानता व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन कुछ लोगों के मन में रहता है और रहना भी चाहिए। सब लोगों के अपने पंथ, अपने धर्म में अपनी पहचान है, क्योंकि भारत विविधता वाला देश है। अगर कोई कुछ कर रहा है बस करे, सब कुछ सही है, लेकिन उससे किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। अगर किसी काम से राजकमल जी, आप कहना चाहता हूँ, कुछ कहना चाह रहे थे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सब लोग को मिलकर बेहतर करने की जरूरत। प्रशांत जी, आपने जो बात कही है उसको मैं एक चीज कहूंगा कि वो जो लोग लड़के वहां पे थे, उसके सामने लड़की ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। आप उस वीडियो को फिर से देखें, क्या किसी लड़के ने हिंसात्मक प्रतिक्रिया दी क्या उसने? मैं आपको बता दूं कि अगर जो कोई व्यक्ति, मैं नहीं कह रहा किसी धर्म से टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई भी अकेला व्यक्ति, स्त्री की तो बात छोड़ दीजिए, मर्द हो, कभी प्रैक्टिकल भी आजमा के देख लीजिए, जुम्मे के दिन किसी मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा कोई लगाने की हिम्मत करके मुझे दिखाए, मैं भी वही रहूंगा। और तब देखिए कैसी प्रतिक्रिया, क्या उस तरह की प्रतिक्रिया उस दिन आई? मेरे कहने का मतलब ये धर्म विशेष, मैं धर्म विशेष नहीं कहना, मैंने ये बात ही नहीं कही कि वो कि क्या प्रतिक्रिया आती कि मैं जुमे के दिन नमाज के सामने जय श्री राम का नारा लगा नहीं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है प्रशांत जी, मेरी बात अभी जी आप पूरी करिए सर। हाँ, धन्यवाद आपको इसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा घटना क्या आपको साजिश नहीं लगता? मैं तो इसको एक साजिश के रूप में देख रहा हूँ। चाहे आप इसको पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कहिए या इसको अपने धर्म के दबदबा बनाने की कॉन्स्पिरेसी कहिए, या ये कॉन्स्पिरेसी कहिए कि हमें भारत का संविधान स्पेशली नहीं मानना है, ये साजिश करिए। अब आप एक चीज बताइए कि कानून की बात है या पीड़ा की बात है? क्या पीड़ा है इस बात को लेकर के कि मुझे जो है हिजाब नहीं पहनने दिया? जो संदीप सर ने कहा अभी बात कही, उन्होंने बहुत सही बात कहा कि कल गए तो नागा साधु भी अपने बच्चे को एडमिशन कराने पहुंच जाएगा, और आपको जो है अगर जो आप हिजाब की परमिशन देते हैं तो उसकी भी परमिशन देनी होगी। कल गए सिख पहुंचेगा, वो कटार लेकर के पहुंचेगा, तलवार लेकर पहुंचेगा, आपको परमिशन देनी होगी। सवाल ये है कि देखिए अरुण भाई ने भी कहा कि ये जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा अरुण भाई, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो तत्व लगे हैं वो पहले मोदी विरोधी थे, फिर हिंदू विरोधी हुए, अब वो देश विरोधी हो गए, अब न जाने और क्या क्या विरोधी होंगे। वो उनके अंदर सिर्फ विरोध है, विरोध से वो भरे पड़े हैं, उनको एक तबका चला रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे इस चीज को दिखा भी था कि क्या ये मामला टूल किट का है, जो कि लग तो ऐसा ही रहा है। वो आप वहाँ जा रहे हैं तो बुर्खा पहन के अल्लाह अकबर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और फिर आपकी तस्वीरें जो है जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के उमर खालिद के साथ दिखती है, और वो जो वामपंथी लोग हैं, वामपंथी सोच के लोग हैं, उनके साथ दिखती है। तो ये सवाल भी देखिए प्रैक्टिकली कोर्ट को करना चाहिए, क्योंकि ये पीड़ा नहीं है,
ये साजिश है। न्याय आप पीड़ा का दे सकते हैं, साजिश के तहत आपको कार्रवाई करनी, बात को समझिएगा। न्याय और कार्रवाई, न्याय आप पीड़ा के तहत दीजिए, लेकिन कार्रवाई करनी होगी अगर ये साजिश है। इस स्तर की भी तो जांच होनी चाहिए कि सिर्फ हम संविधान के 14 आर्टिकल, 19 आर्टिकल और 25 आर्टिकल पे ही बात करेंगे और वो जो है हमको और कोर्ट को भ्रमित करते रहेंगे। जब इस्लाम से जुड़े लर्नेड पर्सन कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना हिजाब के भी जा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे देश का सबसे बड़ा बात तो ये है कि संविधान कुछ भी कहे, संविधान में कहीं आधार कार्ड के बारे में उल्लेख है क्या? संविधान में कहीं पैन कार्ड का उल्लेख है क्या? अगर जो उल्लेख नहीं है तो कल गए तो हम कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि हम आधार कार्ड को पूछेगा तो हम नहीं देंगे, संविधान में कहाँ दिखा है दिखाओ। पैन कार्ड हम नहीं देंगे, संविधान में कहाँ दिखा है दिखाओ। तो सवाल ये एनआरसी के मुद्दे पे कहा तो था उन्होंने सर, यही तो कहा था। क्या क्या कहा था? आपने जो बोला कि संविधान में नहीं लिखा है आधार कार्ड, तो नहीं दिखाना चाह रहा है। एनआरसी और सीएए का मुद्दा जब उठा था तो यही बात उठी थी ना कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कहाँ गारंटी है दिखाने की बात। दूसरी बात, आपने साजिश की बात, आपने जो साजिश की बात की थी, मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा था यहाँ पे। यही बात मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था कि कल गए तो वो कह रहे थे सीए एनआरसी के समय में कागज नहीं दिखाएंगे। आज अगर कोई स्थिति पहुंच जाए, कोर्ट कहती है तो तुरंत उसके लाभ की बात होगी तो वो कागज दिखाएंगे। देखिए ये हिजाब का मामला, देखिए हिजाब के मामले, कागज की बात, सीधे हिजाब के मामले को यूनिफॉर्म से हटा दीजिए, इसको आप पहचान से जोड़िए ना, पहचान से जोड़िए। यूनिफॉर्म की तो नहीं, मैं पहचान से भी जोड़ देता हूँ सर। सर मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाह रहा था राजकमल जी। जो आपने बात करी साजिश की, एक लड़की हिजाब पहनकर आती है, पीछे से सैकड़ों लड़के अचानक से भगवा वस्त्र पहन के आ जाते हैं, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि एक लड़की हिजाब पहन आ रही है? साजिश वहां, बीजेपी की भी साजिश नहीं हो सकती है सर? मैंने क्या कहा ये साजिश? मैंने ये नहीं कहा कि लड़की ने साजिश किया। साजिश आप ये भी तो मानिए कि लड़की ने विरोध किया और लड़कों ने उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं कार्रवाई की भाई? लड़की बकायदा आई है, वीडियो को देखिए, कैमरे चालू हुए हैं, वो भी प्रोफेशनल कैमरे हैं, मोबाइल से शूटिंग नहीं हुई है, बकायदा प्रोफेशनल कैमरे लगे हैं। 4 लड़की स्कूटी का चाबी निकाल के उतरती है, उसके बाद में ये हंगामा शुरू हो गया। मैं ये कहता हूँ कि कोई तबका है जो कि इस देश को अपने तरीके से हिलाने जुलाने और शांति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब आज ये तबका पहले शाहीनबाग में सीए का लेकर के बैठा था, उसके बाद ये तबका हिजाब को लेकर खड़ा हुआ। ये तबका कल गए हो सकता है ये कहे कि मैं रमजान के महीने में हम छुट्टी चाहिए, हम स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि हमको जो 1 महीने ये चाहिए। हो सकता है ये तबका कहे कि मैं मुझे स्कूल में पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, 5 बार नमाज पढ़ने का समय चाहिए, तब क्या करेंगे? हो सकता है ये तबका कहे कि ट्रेन में हमको एक कंपार्टमेंट ऐसा चाहिए जहां पर कि हम सभी लोग बैठ करके नमाज पढ़े, एक कंपार्टमेंट जोड़ो, तब क्या कहेंगे? तो हम कहने का मेरा मतलब है कि हम ठीक है, इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन वो अल्पसंख्यक है। तो इसका मतलब ये भी तो ना हो कि एक छोटा भाई जो है बड़े भाई का पैंट खींच दे और गार्जियन ये कहे क्या कि अरे जाने तो छोटा है ना, तुम बड़े हो, तुम तो समझदार हो। आखिर ये बहुसंख्यक कब तक समझदारी के चक्कर में बर्बाद होता है? ये भी एक सवाल। अल्पसंख्यक की बात पे तो सर ऐसा है, अल्पसंख्यक भी हैं, वो भी अपने कानून बताते हैं, वो पारसी भी हैं, जैन भी हैं, वो अल्पसंख्यक हैं क्योंकि उनकी कम्युनिटी मुसलमानों से भी कम है। बाजी जी, आपसे जानना चाह रहा था सर मैं, इतना मुद्दा उठा एक मिनट प्रशांत जी थोड़ा सा रोकूंगा मैं। आपने अल्पसंख्यक में सिख, बौद्ध, जैन को जोड़ा है, तो आपका एकदम कहना सही है, इनकी संख्या मुसलमानों से भी कम है। लेकिन एक चीज बताइए, इन तीनों धर्मों में, इन तीनों धर्मों के कारण हिंदुओं को कभी परेशानी हुई है क्या? उनके धार्मिक कार्यों के कारण, उनके धार्मिक रिवाजों के कारण कभी कोई परेशानी हिंदू धर्म वालों को हुई है बहुसंख्यक को? एक इन्हीं लोगों से क्यों हो रही? इन्हीं लोगों से क्यों हो रही?
और पहचान ये अलग छुपाने का, सुनिए, पहचान छुपाने का किसी भी धर्म, भारत के किसी भी धर्म में, दुनिया के किसी भी धर्म में, अन्य धर्म में, इस्लाम को छोड़कर पहचान छुपाने का कोई तरीका है क्या? पहचान आपका कुल मिला के मानना ऐसा है राजकमल जी कि ये जो व्यवस्था है हिजाब की, वो अपने पहचान छुपाने की बात है। अच्छा तिवारी जी, आपसे मैं जानना बिल्कुल तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था, इतना विवाद हो चुका है इन मुद्दों पर, कर्नाटक में हुआ, बेंगलोर में हो जाता है, उसके बाद यूपी में आप सुन लीजिए, दिल्ली में सुन लीजिए, कई सारे ऐसे मामले आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ठोस कदम क्यों नहीं उठा देता है? सीधा कह दे कि यूनिफॉर्म अलाउ है, एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए, विधान है, एक शिक्षा एक नीति तो बना दी ना सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने बना दी। सीधा बोल दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के, नहीं एक ही ड्रेस चलेगी सर, क्यों नहीं कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? प्रशांत जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है वैसे तो, और इसका जवाब बड़ा चस्कारे के साथ संदीप भाई देंगे। मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि 1985 में एक बार प्रयास हुआ था ऐसा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, और सरकारों ने उसका क्या हस्र किया वो किसी से छुपा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई माननीय कोर्ट है, वो तो अपना देंगे ही, अपना जो भी उनको अच्छा बेहतर लगेगा। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई दुनिया से बाहर की चीजें नहीं होती। देश में क्या चीजें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अवेयर हैं उन सब चीजों से। अगर ये सिर्फ छोड़ दिया जाता सुप्रीम कोर्ट तक कि भाई ठीक है, जजेस ने जो कहा ठीक कहा होगा, अच्छा कहा होगा, अगर इतना ही अगर सभी लोग मानने लगते तो 1985 में मान लेते। और आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे निर्णयों का पे लोगों की टिप्पणियां कैसी रही और क्या राजनीतिकरण हुआ, उसका क्या असर रहा, इससे किसी से छुपा नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत स्कोप इसमें है नहीं, मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर से। वैसे तो जजेज अपना फैसला लेंगे, लेकिन एज ए अधिवक्ता मुझसे पूछेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को यह देखना पड़ेगा, जो मैंने आपसे पहले कहा, कि ये चीजें यहां तक रुकेंगी नहीं, और उनको अपने निर्णयों में ये सब चीजें शामिल करनी पड़ेगी कि ये कहां तक जाएगा, कलावा तक जाएगा, सिंदूर तक जाएगा, पगड़ी तक जाएगी। राजकमल जी ने जैसा कहा कि कोई जगह चाहिए, कोई नमाज पढ़ने की जगह चाहिए, किसी को पूजा स्थल के लिए जगह चाहिए, ये चीजें अब होंगी। मेरा सिर्फ एक ये विषय था जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि जिस तरह से कर्नाटक में ये लहर बनी, और ये आज के डेट में उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, ओवैसी जी या बाकी और भी पार्टियां जो हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उससे कोई पार्टियां इससे बची नहीं है आज के वक्त में देखा जाए। कुल मिलाकर इसके राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट पे अगर कोई छोड़ दिया जाता विषय, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है 1 महीने बाद इस पे जजमेंट दे, हो सकता है कि 1 साल बाद दे। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ता है, लेना चाहिए भी, मैं कहता हूं। लेकिन चूंकि अब ऐसा ये विषय बना हुआ है, ऐसे राजनीतिक स्थितियां बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी आप देख रहे हैं कि डेली बाय डेली इसमें सुनवाई करनी पड़ती है। और होप सो सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ न कुछ निर्णय देकर के रास्ता जरूर निकालेगा। बस उम्मीद है कि सभी पार्टियां या सभी समाज के लोग इसको उसी तरह से लें जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो। संदीप जी, यही सवाल आपसे भी मैं पूछना चाह रहा हूं। तिवारी जी ने तो बताया कि सुप्रीम कोर्ट को रास्ता निकालना चाहिए। राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा था सर, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पारित नहीं किया, अपना मान्य नहीं दिया, अपना जजमेंट नहीं दिया, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था। पहले भी लोग बोलते थे लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, मनवा लिया बीजेपी ने, जैसे तैसे करके मनवा लिया, घुमा फिरा के सारी बातें कर दी हैं। आपके लीडर हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बता देते हैं आजकल नया मुद्दा भी है राम मंदिर। इसको क्यों नहीं मनवा लेते सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से मनवा लीजिए सर, पारित कर दीजिए बिल पूरे देश में। आप तो उसके खिलाफ भी नहीं है, आप तो उसके सपोर्ट में है सर, बीजेपी की पूरी पार्टी उसके सपोर्ट में है। मुझे खुद आपत्ति है इस पे प्रशांत जी, कोई किसी से मनवाता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इतनी छोटी चीज नहीं है जिससे कोई मनवा ले। तो मेरा तो ये मानना है कि ये मनवाना, और कोई भी मनवाना, सुप्रीम कोर्ट से कोई मनवा सकता है। सरकार बिल तो ला सकती है सर ना, सरकार बिल तो ला सकती है सर, सुप्रीम कोर्ट सरकार बिल लाना अलग। आप तो उसके बीजेपी उसके पक्ष में भी है ना सर संदीप जी? नहीं, वो तो संदीप भाई जी जवाब देंगे, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट से मनवाने का विषय था वो मैंने आपको बताया उसका। जी जी जी,
देखिए, हम सबके मन में एक मिथ्य होता है भारत के लोगों में कि जो बड़ा हो गया वो उसके हिसाब से सारा काम होता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है और जो भी वो डिसीजन लेगी वो सबको सर्वमान्य होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग हर विषय का राजनीतिकरण कर देते हैं। कुछ विषय इतनी जेन्युइन होती हैं कि उसको समझने की जरूरत है। एक संदेश जा रहा है और संदेश पूरे भारत में गया है। भारत के और भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। बिहार में देखिए, हम लोग तो बिहार के रहने वाले, वहाँ कोई ऐसी भावना है नहीं हिंदू मुस्लिम के अंदर। हम सब लोग एक साथ आते हैं, पोथी पत्रा स्लेट लेके पेंसिल लेके सब पढ़ते हैं, साथ में कहते हैं और चले जाते हैं। तो उस तरह की भावनाएं जहाँ पे विकृत रूप ले रही है, वहाँ संज्ञान जरूर वहाँ की सरकार लेगी और कठोर कार्रवाई करेगी, ताकि ऐसी विकृत मानसिकता की जगह समाज में नहीं है। क्योंकि ये समाज सबके साथ, सबके विश्वास और सबके कर्नाटक में संदीप जी आपने बात बताई, मैं वही बोल रहा था। कर्नाटक में तो राज्य सरकार ने ले लिया फैसला। मैं तो ये कह रहा था, शिक्षा की बात बीजेपी ने की, उसका बिल भी ले आए, राम मंदिर का बिल भी, 3 तलाक का बिल है। तो जब आप बीजेपी उस पक्ष में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए सारे, तो उसका बिल क्यों नहीं ला रही है बीजेपी? उसका बिल, ये पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, हम लेके आएंगे। अभी ये हमारे सम्मुख आया है, अभी ये विषय आया तो तुरंत इतनी जल्दी तो बिल की एक प्रक्रिया होती है। बिल की पहले कमेटी बनती है, कमेटी के बाद सभी सदस्यों के आपस में मत होते हैं, उस मत के हिसाब से फिर बिल की प्रक्रिया आगे होती है। कुछ भी करना भारत के संविधान के हिसाब से ही करना होता है और हमारी सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं और उसका सम्मान करना हम सबका नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है। हम बिल भी लेके आएंगे और ये सब भी देश के अंदर, इस विषय को मैं नकार रहा हूँ, ये सारे विषय जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो तुरंत ठीक हो जाए और अच्छा काम करें, अच्छी पढ़ाई करें, किरण बेदी बने, बड़ी IAS बने, अच्छा काम करें। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। वो लोग काफी नैतिक जिम्मेदारी अपना समाज और राष्ट्र प्रति निभाएं, क्योंकि हम सब लोग मिलकर बेहतर कर सकते हैं देश। जी जी, चर्चा काफी लंबी हम यहाँ पे डाली है। राजकमल जी, आपसे एक आखिरी सवाल भी मैं लेना चाह रही। कई राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके सपोर्ट में आई हैं, हिजाब के सपोर्ट में भी हैं। कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो हिजाब के विरोध हैं, तो सपोर्ट करते हैं, जब पॉलिटिकल मकसद पूरा हो जाता है फिर विरोध करने लगते हैं। तो इस राजनीतिक पार्टियां हो रही हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं, समाज नुकसान पहुंचा रहे हैं सर। देखिए, अभी जो संदीप जी ने कहा ना, तो बड़ी बात कही। ये बिल वगैरह से ठीक है, तात्कालिक समस्याएं समाधान हो जाती है। उन्होंने जो कहा बिहार की बात, मैं बिहार से एक समय, अब इस दूर के पड़ाव पे मैं हूँ, मैंने वो दौर देखा है कि इसी देश में हमारे मित्र, आज भी मेरे कई मित्र मुस्लिम हैं, हमारे कई पड़ोसी मुस्लिम हैं, लेकिन वो समय में और आज के समय में अंतर ये है कि उस समय हम मुहर्रम में भी शामिल हो जाते थे, वो हमारे होली में शामिल हो जाते थे, वो एक भावना थी। अब जो उन्होंने कहा ना संदीप जी ने कि विकृत हुआ, समाज की विचारधारा विकृत हुई है, समाज विकृत हुआ। ये विकृत हुआ क्यों? अगर जो ये विकृति खत्म कर दी जाए और फिर से वही पुराना दौर आ जाए, तो मैं आपको बता दूं कि धर्म पे राजनीति खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। फिर किसी बिल की जरूरत नहीं होगी, आपस में ही समझौते हो जाएंगे, आपस में ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये चीज कब आएगी ये देखना। देखिए, हुआ क्या कि उधर जो है लड़की ने नारा लगा दिया और उधर किसी ने जो तिरंगा उतार करके भगवा लगा दिया, ये भी घटना हुई। तो सवाल है कि हम लोग राष्ट्र को गौण करके धर्म को प्राथमिकता स्तर पे ले जाना चाहते हैं। तो धर्म तो कई है, राष्ट्र एक है, धर्म कई है। तो अगर जो हम धर्म के आधार पर करेंगे तो टुकड़े टुकड़े में बटेंगे ही बटेंगे। तो उस विकृति को खत्म करना होगा कि दोनों, देखिए, जब सभी धर्म सभी जाति के लोग एक हो जाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ उसी दिन इस देश में लोकतंत्र कायम हो जाएगा। और फिर ये कोर्ट और कचहरी में ये सब मामले नहीं जाएंगे, लोग वहीं निपट लेंगे। ठीक है, तो सवाल ये है कि कैसे इसको किया जाएगा, कब तक ये आएगा। मैं फिर कहूँगा कि एक ऐसा तत्व है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूँ,
जो कि इस देश में अशांति व्यवस्था लाने के लिए तरीके अपना रहा है। कभी फूल की खेल हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, ये इनको पकड़ना कहाँ से, ये सोर्स कहाँ से, जब तक सोर्स नहीं पकड़ा जाएगा ये समस्याएं होती रहेंगी, ये चलता रहेगा। और चाहे आप चलिए राजकमल जी 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 बिल लाते रहिए। राजकमल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना समय हमें दिया। AK तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। इस चर्चा को जो है सुप्रीम कोर्ट कल फिर आगे बढ़ाएगा। हम भी चाहते हैं सर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सद्भावना बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में मिलकर रहे। प्रशांत जी, सुप्रीम कोर्ट नहीं बढ़ा रहा है। सुप्रीम, जैसा अरुण जी ने कहा ना शुरू में ही चर्चा के, कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पाले में गेंद रखेगी या सरकार को के पाले में फेंकेगी। वो देखिए, हमको लग रहा है गेंद बहुत जल्द सरकार के पाले में नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई नहीं कर रही। कल जो है कर्नाटक हाई कोर्ट फिर से सुनवाई कर रहा है। वो हिंदू का पक्ष रखने के लिए, हिंदू जो ये है उसका पक्ष रखने के लिए वहां पर वो अदालतें जो सुनवाई कर रही हैं सर, सरकार के पाले में जब गेंद आएगी तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सरकार क्या रुख अपनाती है भारत में। कल जो है याचिका अदालतों के बाद कार्य भी आगे बढ़ा वाली है। जी जी जी, तो इस चर्चा जो है में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तिवारी जी आपका जी। कल जो है याचिकाकर्ता रेशम की ओर से उनके जो एडवोकेट है रवि कुमार वर्मा, उन्होंने आज कोशिश किया था, दलित शुरू किया था, लेकिन इसी बीच जो है ये हुआ क्या कि कोर्ट ने कहा है कि कल उसकी सुनवाई दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। हो सकता है कल फिर हम लोग बैठे। वही मेरा कहना था सर कि जब सुनवाई पूरी हो, जो भी निकलकर सामने आता है आपको हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकमल जी बहुत बहुत धन्यवाद, AK तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चुनावी टुडे के साथ, चुनावी की हर खबरें, चुनाव की हर खबरें हम आपको बताते हैं और साथ ही सकल और राजनीतिक सारी खबरें आपको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।